हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8th मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर को सभी करंट अफेयर के जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स है या फिर जो भी हमारे वीडियो क्लासेस हैं और भी जो एमसीक्यू हैं वो सभी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को हम लोग कल के क्वेश्चन से। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे भारत की जो नौसेना है वो संचालन कर रही है समुद्र सेतु का। यहाँ पे जो विदेश में भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए आईएनएस जलस्वा और मागर को भेजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम देश जिसने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा किया है, तो ये घोषणा किया है इजराइल ने। ठीक है, इसने कहा है कि ये जो एंटीबॉडी होगा ये कोविड-19 वायरस को बेअसर कर देगा। तो याद रखिएगा इसको। फिर हमारा किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी है। तो ये किया है किसने? ये किया है ईरान ने। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है नूर, जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया। ओके, अगला है हमारा फेडअप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो आर्कटिका एम, याद रखिएगा इसको, आर्कटिक एम उपग्रह। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हैं इनको कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इनको स्थगित कर दिया गया है 2023 के लिए। इतना लंबा स्थगित करने का रीज़न ये था कि जो डेट थी हमारी टोक्यो ओलंपिक की और ये दोनों डेट एक दूसरे से टकरा रही थी, इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। अब महत्वपूर्ण खेल कौन कौन से हैं? जैसे जो हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था अब वो 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, उसी तरह पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में होगा। ठीक, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जिसकी मेजबानी भारत को मिली थी उसने इस मेजबानी को गंवा दिया और अब ये कहाँ पे होगा? सर्बिया के बेलग्रेड शहर में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 मई 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे 3 दिवस मनाए गए हैं। विश्व अस्थमा दिवस, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ डे और तीसरा हमारा मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसमें से एक दिवस है जो हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता है, जैसे विश्व अस्थमा दिवस। क्यों? क्योंकि ये मनाया जाता है हर साल मई के पहले मंगलवार को और इस बार मई का पहला मंगलवार कब पड़ा है? 5 मई को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने जीता। इन लोगों ने किया क्या है? 370 के बाद कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति रही थी, तो इस वजह से इसको यहाँ पे इन्होंने जो लोगों की स्थिति थी, माहौल था प्रदेश का, उसको कैमरे के जरिए लोगों को दिखाया और इस वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार किसके? अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है? तो अधीर रंजन चौधरी को बनाया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। फिर हमारा केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो करेवा मिट्टी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार करेवा मिट्टी को करंट से क्या इसका वो है क्योंकि अभी कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट खिलाड़ी यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मिस्र से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिस्र से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किया क्या है कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है?
इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, जैसे कि मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले संबंधी आरोप से यहाँ पे साबित हुए हैं, जिसके कारण इनके ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया है। इनकी जांच में पाया गया कि 2015 से 19 के बीच में 21 बार भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया है इन्होंने। इसके अलावा 8 मैच फिक्सिंग और 6 बार जुए से संबंधित कार्यों में इनको संलिप्त पाया गया है। अगला है हमारा कि किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी आपको पता है कि लॉकडाउन जो 3.0 है या 4 मई से लेकर के ये कब तक चलने वाला, हमारा 17 मई। लेकिन अभी इसको तेलंगाना ने बढ़ा दिया है, कब तक के लिए, इसको बढ़ा दिया है 29 मई तक के लिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरह से लोग छूटों का गलत फायदा उठा रहे हैं उससे प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये पर एक्साइज ड्यूटी व रोड सेस को बढ़ा करके कुल कितना कर दिया है। ठीक है, तो डीजल पर यहाँ पे 13 रुपये बढ़ाए गए हैं और पेट्रोल पर 10 रुपये। तो यहाँ पे अब टोटल कितना हो गया, पेट्रोल टोटल हो गया 32.98 और डीजल पर 31.83 का एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगाया गया है। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यार अभी मैंने ही आपको कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि क्रूड ऑयल जो है वो तो सस्ता हो रहा है, फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा सरकार भी ऐसा क्यों करे, क्योंकि इस समय उसकी आमदनी का कोई स्रोत बचा नहीं, इसलिए आपने देखा कि शराब की दुकानों को भी खोल दिया गया और धीरे धीरे करके सरकार छूट दे रही है ताकि अर्थव्यवस्था खराब ना हो। तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ यहाँ पे कीमत बढ़ा दी गई है डीजल की भी। देखिए जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी वेबसाइट के आंकड़े के अनुसार 6 मई 2020 को जो पेट्रोल की बेस प्राइस थी वो कितनी थी, 17 रुपये 96 पैसा। ठीक, उसके अलावा जो फ्रेट मतलब आने जाने का भाड़ा हो गया, पेट्रोल को मंगाने का और अन्य खर्च है, ये कितना लगता है 0.32। उसके बाद डीलर कमीशन है 3.56 रुपये। ठीक, ये पर लीटर की बात हो रही है। उसके बाद इस पे एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको बताया कि अब बढ़ के कितना हो गया 32.98 रुपये, या क्या है, केंद्र सरकार का टैक्स है। इसके अलावा इस पे या टैक्स राज्य या यूटी लेता है, तो यहाँ पे वैट कितना लगा है 16.44 रुपये। और टोटल अगर हम लोग इसकी पेट्रोल की प्राइस की बात कर ले तो 71.26 रुपये। तो ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस इस वजह से नहीं बढ़ पाया क्योंकि टैक्स जिस हिसाब से लगा है पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता क्योंकि अभी क्रूड ऑयल सस्ता मिला है। ठीक, तो इस प्रकार बिना टैक्स के पेट्रोल की कीमत कितनी है 21 रुपये प्रति लीटर है। लेकिन अगर इसमें सारी चीज़ें मिला दिए जाएँ, सारे टैक्सेस मिला दिए जाएँ तो यह 226% हो जाती है, मतलब दोगुने से भी मतलब डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अब उसी तरह डीजल की बात करें तो डीजल का बेस प्राइस है 18.49 रुपये है, फ्रेड है इसका 0.29 रुपये, डीलर कमीशन 2.52 है, एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया 31.83 रुपया, वैट 16 रुपये लगाए गए हैं। ठीक है, और टोटल इसकी प्राइस कितनी हो गई है 69.39 हो गई है डीजल की प्राइस। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम लोग जोड़ें कि बिना टैक्स के डीजल की कीमत कितनी है तो 21 रुपये है डीजल की कीमत बिना टैक्स के। अब बात आती है कि सरकार को बेस प्राइस का फायदा कैसे मिला। 1 मार्च को जो बेस प्राइस थी वो 32 रुपये थी प्रति लीटर और 6 मई को बेस प्राइस कितनी आ गई है 17 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि सरकार को यहाँ पे कितना बड़ा फायदा हुआ है। ठीक, तो क्रूड ऑयल की कीमत गिरने के कारण सरकार को बेस प्राइस में कमी आई, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और इसका फायदा आम ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 मई को किस महान व्यक्तित्व की जयंती मनाई गई है। तो 5 मई को कार्ल मार्क्स और ज्ञानी जैन सिंह, इन दोनों की जयंती मनाई गई है, जिसमें से एक इंडियन है और एक कौन है, यूरोपियन है। अब दोनों की हिस्ट्री काफ़ी मज़ेदार है। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो 5 मई 2020 को जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स की जयंती मनाई गई। कौन सी, 201वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था तो 5 मई 1818 में जर्मनी में हुआ था और इनका नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आपने सुना होगा, इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है दास कैपिटल।
अभी भी एग्जाम में आता है कि दास कैपिटल के राइटर कौन है। तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इनकी दो कृतियां थी, एक तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जिसे हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर दास कैपिटल। ये दोनों रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध थी और एक समय दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से इन दोनों रचनाओं ने काफ़ी प्रभाव भी डाला है, कार्ल मार्क्स की इस रचना ने। ठीक, इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने 1864 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की और इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद 14 मार्च को 1883 में इनका निधन हो जाता है। अब बात आती है ज्ञानी जैल सिंह की। इनको सबसे बेबस राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इनके समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इनको बेबस कहा जाता है। और ज्ञानी जैल सिंह ने ही 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग करके, जो कि हमारे राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं, वीटो पावर, इन्होंने डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रोक लिया था। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है इनसे। ठीक, तो इनकी 104वीं जयंती मनाई गई है और इनको राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, इन्होंने श्रद्धांजलि दिया। इनका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था पंजाब के फरीदकोट जिले में। स्वतंत्रता से पूर्व ज्ञानी जैल सिंह विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा भी बने रहे थे। अब देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक, तो स्वतंत्रता से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो 1956 से लेकर के 1962 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1972 में ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेते हैं और इसी के साथ वे अपने पद पर पहुंचने वाले पहले सिख बन गए। उनके ऑपरेशन काल, इनका जो कार्यकाल था, इनके दौरान ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिसके कारण इन्हें सबसे बेबस राष्ट्रपति कहा गया। ठीक, इसके बाद 1987 में इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया। और याद रखिएगा, जो इन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था, वो कब लगाया था? 1986 में। और इसके बाद 1994 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि रूस द्वारा उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उनको स्मृति मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है, चाहे आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर हमारे यूट्यूब के यूज़र हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट यूज़ करते हैं, आप तीनों में कहीं भी हिस्ट्री के सेक्शन में जा करके वर्ल्ड हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो भी वर्ल्ड वॉर या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेरी बात मानिए तो एक बार आप जरूर देखिएगा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप आइएगा, वहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और हालांकि मैं यहाँ पे आपको अभी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर दूंगी जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यह स्मृति मेडल नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। यह स्मृति मेडल किम जोंग उन को सोवियत संघ के सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, अब बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1919, बोले तो 1914 से लेकर के 1919 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, इसको द ग्रेट वॉर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक लोगों को नहीं लगा था कि इस तरह का युद्ध हो सकता है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तब से इसका नाम क्या कर दिया गया? इसको कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक, तो ये है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939। 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई और 2 सितंबर 1945 में इसका अंत हुआ। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। याद रखिएगा, ठीक है, जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साई का उल्लंघन किया था। और ये सारी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराया गया था। ठीक, और इसके बाद आपको पता है यूनिसेफ हो गया, मतलब तरह तरह के ऐसे संगठन बने जिससे कि आगे विश्व में इस तरह की स्थिति ना आ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं।
निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाना है? तो ये है किसका? हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यह कार्यक्रम शुरू करने का विचार सरकार ने ऐसे किया कि जो भी लोग हैं अगर उनको जागरूक किया जाएगा तो वो क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और जब तक हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक कोविड-19 को हराया नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखिए इशू क्या क्रिएट हो रहे थे? इशू ये क्रिएट हो रहा था कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से क्या सभी ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत से लोग बाहर जाके काम करते हैं और उनको अब इस लॉकडाउन के दौरान जबकि काम नहीं चल रहा है तो उनको अपने घर आना है। अब जबकि वो घर आ जाएंगे तो उनके ऊपर नज़र रखना, उनको मतलब क्या होगा? निगरानी में रखना होगा और वहाँ पे उनको भी जागरूक करना होगा। किसके द्वारा? आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके उनको जागरूक किया जाएगा। तो इस वजह से निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है हमारा कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए किस शहर में सरकार ने निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी ये घटना हुई थी स्पेन में, मैंने आपको बताया था, सॉरी इटली में, कि वहाँ पे जो भी निजी अस्पताल थे उनका अधिग्रहण कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि घटना बहुत ही तेज़ी से, कोविड-19 संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका मतलब है कि अब इन अस्पतालों का संचालन राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन करेगा। ठीक, अब बात आती है कि किस कानून के तहत अधिग्रहण हुआ है? तो डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री के इस आदेश में कहा गया है कि तत्काल 600 बेड के आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है और मिडियोर अस्पताल के तैयार होने में समय लग रहा है। ठीक, तो ऐसे में जो भी चल अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम 1973 है, इसके तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्होंने 6 अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया है। अगला हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो नवंबर 2021 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। पहले यह 2020 में होने वाला था और अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस बार विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1934। अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयन लॉर्सन। अगला है हमारा कि यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किसे मिला? तो ये मिला है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को, याद रखिएगा। ठीक, किसे मिला है? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। किस लिए मिला है? तो इन्होंने लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास और 2 आयामी वैन डेर वॉल सामग्रियों पर आधारित नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में योगदान के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किस श्रम कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो पहला हमारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, सही है, इसकी शुरुआत की गई। दूसरा हमारा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, ये भी सही है। तीसरा हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये तीनों सही है। अब अलग अलग हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, तो इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना। आपको पता है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अन्य राज्यों से जो झारखंड के श्रमिक वापस लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको मनरेगा के अंतर्गत ये 3 स्कीम स्टार्ट करके, मनरेगा से जोड़ करके ये 3 स्कीम स्टार्ट किया गया है ताकि कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ठीक, और अगर हम लोग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें तो झारखंड की बेरोजगारी दर 47.1% है, जो कि नेशनल जो हमारा एवरेज है 23.5%, इससे लगभग दोगुना है। ठीक, और अगर अभी हम लोग बात करें कि 2019 में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को कहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एक योजना के बारे में पढ़ लेते हैं कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है। हरित से ये समझ में आ जा रहा है कि इसका संबंध किससे है? पेड़ पौधों से या पर्यावरण से है। ठीक, तो इस योजना का उद्देश्य है वनीकरण। इसके लिए 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है। इसमें लगभग
5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन परिवारों को होगी। जबकि अगर भूमि के स्वामित्व की बात करें तो ये किसके पास होगा अधिकार? सरकार के पास होगा। ठीक, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरा हमारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रह इकाइयों का निर्माण करना। इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे बारहमासी पानी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जिलों को सबसे अधिक लाभ होगा। ठीक, राज्य सरकार ने कहा है कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा हमारा कि वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्ले स्टोर में जा करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।